हाय एवरीवन, आई एम प्रतिभा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, पिछले वीडियो में आपको मैंने 8 विशेषताएं बताई थी और इस वीडियो में बाकी की 9 विशेषताएं बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, इन्हें संविधान के भाग 4 में रखा गया है और इनको शामिल करने का मेन उद्देश्य यही है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह से कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि देश की ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी कानून या नियम बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। भारतीय संविधान की 10वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। देखिए, जब मूल संविधान बनाया गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया। उसके बाद 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, एकता व अखंडता को बनाए रखना, आपसी भाईचारे को बनाए रखना। तो इस तरीके से ये मौलिक कर्तव्य है। इनका अर्थ है कि जिस तरह से हमें अधिकार मिले हुए हैं उसी तरह से हमारे कुछ कर्तव्य भी है जिन्हें हमें निभाना चाहिए। 11वीं विशेषता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए, किसी भी धर्म विशेष को भारत का धर्म नहीं माना गया है। भारत में सभी धर्मों को एक समान समझा गया है। सभी को अपने अपने धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कानून के सामने सभी धर्मों के लोग एक समान हैं, सभी को सुरक्षा दी जाती है। तो इस तरह से संविधान में सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषता आती है सार्वभौमिक मताधिकार। इसका अर्थ है कि भारत में कोई भी नागरिक जो कि 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से ऊपर हो उसे मत देने का, वोट देने का अधिकार है। और पहले ये 21 वर्ष आयु थी, लेकिन 1989 के बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की एकल नागरिकता, मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहता हो वो भारतीय कहलाता है, भारत का नागरिक कहलाता है। इसका अर्थ है कि भारत में एकहरी नागरिकता है। अफ्रीका में एकहरी नागरिकता है, एक देश की और दूसरा राज्य की जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की स्वतंत्र निकाय, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी। देखिए, संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनका तो वर्णन किया ही गया है। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र निकाय भी उसमें बताए गए हैं, जैसे कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इनका काम होता है चुनावों का आयोजन करना, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी तरीके के देश में चुनाव हो, उन सभी के लिए चुनाव का आयोजन ये करते हैं। इसके बाद आता है महालेखाकार, यानी कि अकाउंटेंट जनरल। देखिए, इसका काम होता है कि राज्य व केंद्र के खातों को देखना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है ये देखना। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, जो कि अखिल भारतीय सेवाएं में जो भर्ती होती है उनके लिए एग्ज़ाम का आयोजन करती है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए एग्ज़ाम आयोजन करती है। तो इस तरीके से ये स्वतंत्र निकाय है। अगली विशेषता आती है भारतीय संविधान की आपातकालीन प्रावधान। देखिए, आपातकालीन प्रावधान संविधान में इसलिए रखा गया है ताकि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। जब भी युद्ध की स्थिति होती है या कोई बाहरी संकट होता है या आंतरिक गड़बड़ी होती है, तब ये आपातकाल की घोषणा की जाती है। और ये 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के समय पर सारी शक्तियाँ जो होती है वो केंद्र के हाथों में आ जाती है। राज्य का संघीय शासन व्यवस्था एकात्म शासन व्यवस्था में बदल जाता है। इसके अलावा केंद्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि वो पूरे देश के लिए कानून व नियम बनाने का उसको अधिकार मिल जाता है। तो इस तरह से ये भारतीय संविधान की सबसे अनूठी विशेषता है। अब आती है भारतीय संविधान की अगली विशेषता त्रिस्तरीय सरकार। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो और देशों के अंदर 2 स्तर पर सरकारें होती है, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, यानी कि 3 स्तर पर सरकार है। पहले केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, जैसे कि पंचायती राज। तो इस तरह से भारत में 3 स्तर पर सरकारें हैं।
अब अगली विशेषता आती है भारतीय संविधान की सहकारी समितियाँ, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, इन्हें 2011 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया ताकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से और आर्थिक मजबूती के साथ में काम कर सके।